हाँ देखिए, हमने आपको चर्चा किया था, ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट में आज एंगल और मेज़रमेंट के बारे में। ये जो दूसरा हमारा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ रियल नंबर हमारा पर आधारित है। ठीक है, देखिए मैंने बताया था पहले पार्ट में, मैंने चर्चा किया था कि हमारा रेडियन की चर्चा मैंने किया था। रेडियन हमारा क्या होता है, मैंने बताया अगर कोई हमारी सर्किल होती है, ठीक है, और सर्किल में मैंने बताया क्या होता है, जो रेडियस जितना होता है और उतना ही लीनियर लेंथ हमारी आर्क की होती है, तो जो एंगल बनता है वो क्या होता है, मैंने बताया वो 1 रेडियन के बराबर होता है। समझ में आई बात। इस बात की चर्चा मैंने किया था ना कि अगर हमारा सर्किल है, छोटी सर्किल है तो बड़ी सर्किल है, हमारा 1 रेडियन कांस्टेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर सर्किल में जितनी रेडियस है उतना ही हमारा लेंथ हमारा आर्क का है, तो मैंने बताया सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन का हमारा एंगल बनता है। मैंने एक संबंध भी आपको बताया था, जैसे 1 रेडियन के बारे में मैंने बताया था, और दूसरा संबंध मैंने आपको बताया था कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू हमारा L/R होता है। जरा फिर से इसको देख लेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी ज़रूरत है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ रियल नंबर को समझने के लिए। तो एक बार फिर से देख लेंगे। मैंने बताया कि एक सर्किल हमने जो है वो ड्रा कर रखा है, और सर्किल में मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि हमारा 2 एंगल हमें दिख रहे हैं। एक एंगल हमारा AOP दिख रहा है और दूसरा एंगल AO हमारा B दिख रहा है। मैंने बताया जो बड़ा वाला एंगल है, बड़े वाले एंगल को मैंने थीटा जो है मान रखा है, और जो छोटा वाला एंगल हमारा AOP है इसको हमने R लिख दिया है। या R ना लिखिए, इसको आप AOP ही मानिए। ये छोटा वाला एंगल है और ये हमारा क्या है, ये बड़ा वाला हमारा एंगल है। देखिए मैंने बताया कि पिछले ही लेक्चर में मैंने इस चीज़ को डिराइव किया था। कैसे डिराइव करते हैं, बेसिक ज्योमेट्री से हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि मैंने बताया एंगल का रेशियो उसको बनाने वाली आर्क के रेशियो के हमारा बराबर होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स ये हमारा एंगल, बड़ा वाला एंगल अगर हम लेते हैं, थीटा लेते हैं, और मैंने बताया छोटा वाला एंगल लेते हैं, दैट मीन्स हम AO हमारा P लेते हैं। मैंने बताया इसमें जो संबंध होता है, रेशियो होता है, वो वही होता है जो इसको आर्क बनाने, जो इसको आर्क बनाती है, उस आर्क में जो रेशियो होता है वही रेशियो इसमें होता है। देखिए थीटा को कौन सी आर्क बना रही है, मैंने बताया AB हमारी बना रही है। आई बात समझ में। और मैंने बताया इस छोटे वाले एंगल को कौन सी आर्क बना रही है, आर्क हमारा AP बना रही है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। देखिए मैंने बताया थीटा अपन हमारा AOP को हम 1 रेडियन लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मैंने बताया कि जितना हमारा रेडियस है उतना ही हमारा आर्क है। तो मैंने बताया ऐसी दशा में मैंने बताया कि जो हमारा एंगल होता है वो एंगल हमारा कितना होता है, वो एंगल हमारा 1 रेडियन का होता है। हमारा AOP हमारा 1 रेडियन होगा। क्यों 1 रेडियन होगा, क्योंकि मैंने बताया हमारा जो AOP है इसकी जितनी रेडियस है और उतनी ही इसकी आर्क है, तो मैंने बताया ये 1 रेडियन होगा। तो मैंने AOP की जगह 1 रेडियन लिख दिया। इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, मैंने बताया हमारा AB को आर्क की लेंथ हमने L ले लिया है, और मैंने बताया AP को हमने R माना है। जितनी रेडियस है उतनी ही इसकी लेंथ है। तो मैंने आपको बताया था कि ये थीटा बराबर L/R हमारा हो जाता है। माने थीटा रेडियन हमारा किसके बराबर हो जाता है, L और R के रेशियो के बराबर हो जाता है। ये बात मैंने पहले ही लेक्चर में बताई थी, इसमें कहीं कोई डाउट है, सारी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये पिछले ही वीडियो में मैंने क्या बताया था, एंगल और मेजरमेंट में ही मैंने इस फार्मूले को डिराइव कर दिया था कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू L/R होता है। L क्या है, इस थीटा को बनाने वाला हमारा आर्क है, और R हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। L हमारा क्या है, इस थीटा को, रेडियन को बनाने वाला आर्क है। देखिए ये थीटा है और इसको बनाने वाली आर्क हमारी L है, और R हमारी क्या है, R हमारी रेडियस है। समझ
समझ में आई बात, कहीं कोई दिक्कत है? देखिए मैंने बताया क्या होगा अगर हमारा रेडियस हमारा जो है वो क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। यहाँ देखिए मैंने बताया इफ़ हमारा रेडियस इज इक्वल टू 1 देन हमारा थीटा इज इक्वल टू एल अपन आर है, तो हम इसको एल अपन 1 कह सकते हैं, माने थीटा बराबर हमारा एल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, दैट मीन्स अगर हम एक ऐसी सर्किल बनाते हैं जिसकी रेडियस हमारी 1 हो जाती है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर या जो भी, ठीक है, माने यूनिट हो जाती है, तो हमारा थीटा रेडियन हमारा क्या हो गया, थीटा रेडियन हमारा एल के बराबर हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए इतनी बातों से कुछ इंपॉर्टेंट बात समझेंगे और टॉपिक पर आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ अ रियल नंबर, अर्थात रियल नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अब तक हमने क्या किया था, एंगल का फाइंड आउट किया था। जरा ध्यान से देखिए, मैंने बताया कि इसके द्वारा हमने डिराइव किया कि थीटा रेडियन हमारा किसके बराबर होता है, एल अपन आर के बराबर होता है। देखिए एल अगर मान लीजिए लेते हैं सेंटीमीटर में है और आर हमारा सेंटीमीटर में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैंने बताया यूनिट इसकी और इसकी क्रॉस हो जाएगी, तो एल अपन आर एक ऐसा रेशियो है जिसकी कोई यूनिट नहीं है। आई बात समझ में? हमने बताया एल अपन आर की हमारी कोई यूनिट नहीं है। समझ में आ रही है बात? अरे भाई मैंने बताया अगर ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, सेंटीमीटर में है और हमारा एल को भी हम लीनियर मेजर मानते हैं, सेंटीमीटर में मानते हैं, तो मान लेते हैं एल की जगह हमारा 10 है तो 10 सेंटीमीटर अपन आर की जगह जो भी है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्रॉस हो गया, मतलब एल अपन आर एक ऐसा हमारा क्या होता है, रेशियो है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और यह बात हमें क्या इंप्लाइज करती है, मैंने बताया यह बात इंप्लाइज करती है कि एल अपन आर हमारा क्या हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है। मतलब एल अपन आर हमारा क्या हो जाता है, मैंने बताया ये हैव नो यूनिट, ठीक है, मैंने बताया इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, मतलब ये हमारा क्या हो जाता है, ये रियल नंबर हो जाता है। और ये क्या इंप्लाइज करता है, ये इंप्लाइज करता है कि थीटा रेडियन को, चूंकि ये हमारा थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल अपन आर है, तो हम कह सकते हैं कि थीटा रेडियन समझिए, थीटा को रेडियन समझिए, या फिर थीटा को आप क्या समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं रियल नंबर समझ सकते हैं। आई बात समझ में? समझ में आ रही है बात? तो हमने आपको बताया कि एल अपन आर की कोई यूनिट नहीं रह जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हम सर्किल देख रहे हैं और थीटा रेडियन इज इक्वल टू हमारा एल अपन आर है, तो एल अपन आर एक हमारा रियल नंबर हो जाता है। आई बात समझ में? समझ में आ रही बात? अब देखिए, अब मैंने बताया, अब जरा अगर हम यूनिट सर्किल देखते हैं, यूनिट सर्किल दैट मीन्स हमारा रेडियस हमारा 1 के बराबर है। अगर रेडियस हमारा 1 के बराबर है तो थीटा इज इक्वल टू एल अपन आर, दैट मीन्स हमारा थीटा इज इक्वल टू हमारा एल अपन 1, दैट मीन्स हमारा थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल। आई बात समझ में? तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर हम यूनिट सर्किल हम बनाते हैं, यूनिट सर्किल दैट मीन्स ऐसी सर्किल जिसका हमारा रेडियस हमारा 1 है, तो वैसे केस में हमारा क्या होता है, वैसे केस में हमारा आर्क माने एल और हमारा थीटा ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, दोनों हमारे इक्वल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम यूनिट सर्किल की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं, जैसे अगर यहाँ पर हमारा थीटा है तो थीटा जितना है उतना ही एल होगा। तो मैंने बताया कंफ्यूजन को दूर करने के लिए या बातों में क्लैरिटी लाने के लिए अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ थीटा नहीं लेते हैं, अब हम मान लेते हैं यूनिट सर्किल में कि अगर ये एक्स है और ये एक्स है, दैट मीन्स हमारा आर्क क्या है, आर्क अगर हमारा एक्स है जो रियल नंबर को बताता है, तो मैंने बताया यह भी हमारा एक्स के बराबर है। मतलब हमारा जो रेडियन मेजर है वो हमारा किसके बराबर है, वो आर्क के बराबर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो रेडियन मेजर है यूनिट सर्किल में, थीटा रेडियन, वो हमारा एल के बराबर हो जाता है। तो जब भी हम यूनिट सर्किल की बात करते हैं तो यूनिट सर्किल में क्या हो जाता है, हमारा जितना रेडियन मेजर होता है उतनी ही मेजर
मेजर हमारी क्या हो जाती है, आर्क की हो जाती है। तो बातों में क्लैरिटी लाने के लिए अब हम थीटा की जगह क्या यूज करते हैं, एक्स का यूज करते हैं। अगर यूनिट सर्किल है तो मैंने बताया यूनिट सर्किल में यह रेडियन मेजर और आर्क आपस में बराबर हो जाती है। आई बात समझ में। और मैंने बताया आप सोच सकते हैं, आप यह कह सकते हैं कि एक्स क्या है, हम आपसे पूछें कि एक्स क्या है तो आप हमसे कहेंगे कि यह रेडियन मेजर है आप दिस हमारा एंगल, इस एंगल का रेडियन मेजर है। या आप यह भी कह सकते हैं कि एक्स क्या है, मैंने बताया इस एंगल को बनाने वाली जो आर्क है उस आर्क की लंबाई है। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैंने बताया अगर यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल दैट मीन्स हमारा रेडियस हमारा क्या है, रेडियस हमारा 1 है। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, मैंने बताया हमारा रेडियन मेजर आर्क के बराबर हो जाता है। तो मान लेते हैं रेडियन मेजर ऑफ एंगल को एक्स के द्वारा डिनोट कर रहे हैं और हमारा जो इस एंगल को बनाने वाली आर्क है उसको भी हम एक्स के द्वारा डिनोट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि अगर हम आपसे पूछें कि बेटा बताइए एक्स क्या है तो आप क्या कहेंगे, आप यह कह सकते हैं कि एक्स हमारा रेडियन मेजर है, ठीक है, आप दिस एंगल, इस एंगल का रेडियन मेजर है। हम आपसे पूछें कि बेटा हमारा ये एक्स क्या है तो आप कह सकते हैं यह हमारा आर्क की लंबाई है। बट इन बोथ केस, दोनों केस में हमारा एक्स क्या है, हम रियल नंबर ही होता है। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल अपन आर, यूनिट क्रॉस हो गई। एल अपन आर की कोई यूनिट नहीं है, कोई हमारी यूनिट नहीं है। और दूसरी बात मैंने बता दिया अगर यूनिट सर्किल है रेडियस 1 के बराबर है तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल के बराबर हो जाता है यूनिट सर्किल में। यूनिट सर्किल कहीं भी हो, जितना हमारा रेडियन मेजर एंगल का होगा उतना ही उसको बनाने वाली आर्क का होगा। तो एक्स आप कह सकते हैं कि एक्स अपने आप में क्या है, एक्स अपने आप में रेडियन मेजर है आप इस दिस एंगल, या एक्स हमारा क्या है, हम कह सकते हैं कि इस एंगल को बनाने वाली लेंथ की हमारी माप है, मेजर है। बट इन बोथ केस, दोनों केस में एक्स हमारा रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में, कहीं कोई डाउट है, सारी बात क्लियर हो रही है, कहीं कोई डाउट है तो बताइए। तो मैंने आपको बताया कि अब आगे जब हम यूनिट सर्किल की बात करेंगे तो चूंकि हमारा जो रेडियन मेजर है और जो आर्क की लंबाई है ये दोनों बराबर होती है, इसलिए इसको थीटा की जगह अब हम एक्स के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, थीटा की जगह हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, एक्स के द्वारा डिनोट करते हैं। और फिर से सुनिए, एक्स हमारा क्या है, तो आप कहेंगे पहली बात सर हमारा एक्स हमारा क्या है, रेडियन मेजर ऑफ दिस हमारा एंगल है। दूसरा कोई कह सकता है नहीं सर एक्स हमारा क्या है, ये और ये हमारा, यह एक्स हमारा क्या है, लेंथ है हमारी आर्क की। बट हम जानते हैं यूनिट सर्किल में हमारा एंगल और उसको बनाने वाली जो हमारी लेंथ है वो दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। लेकिन एक बात यहाँ नोटिस करना है, चाहे यह रेडियन मेजर है और चाहे आर्क की मेजर है, अल्टीमेटली एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर को। आप सोचिए, आप सोच सकते हैं कि एक्स हमारा रेडियन मेजर है, एक्स हमारी क्या है, इस आर्क की हमारी मेजर है, माप है, लेकिन अल्टीमेटली एक्स हमारा क्या होता है, अल्टीमेटली एक्स हमारा कि होता है रियल नंबर होता है। ये बात समझ में आ गई। तो देखिए मैंने टॉपिक का नाम लिख रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ रियल नंबर। दैट मीन्स हमने देख लिया कि रेडियन मेजर में एंगल हमारा क्या हो गया, एंगल अब हमारा रियल नंबर हो गया। और जब एंगल हमारा रियल नंबर हो गया तो अब इस एंगल का जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा, मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ रियल नंबर कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा फंक्शन ऑफ रियल नंबर मैंने बताया यूनिट सर्किल पर हम फाइंड आउट करते हैं। और आगे क्या है, मैंने बताया आगे इसी का हमारा इंपॉर्टेंस होता है। मतलब आगे मॉडर्न मैथमेटिक्स की बात करें या फिर आगे हम किसकी बात करते हैं, आगे हम कैलकुलस वगैरह हम देखते हैं तो अल्टीमेटली हमारी सारी ज़रूरतों को केवल एंगल नहीं पूरा करता है, दैट मीन्स हमारा रियल नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा फुलफिल करता है और इसलिए आगे इसका इंपॉर्टेंस हमारा बढ़ जाता है। समझ में आई बात। तो देखिए हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माने साइन एक्स और कॉस एक्स को फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे।
सपोज कर लीजिए, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक हमारी यूनिट सर्किल है। ये हमारी क्या है भैया, मैंने बताया कि ये हमारी यूनिट हमारी सर्किल है, ठीक है। यूनिट सर्किल जब भी हम कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है, उसका जो रेडियस है वो हमारा 1 के बराबर है। तो मान लेते हैं, ठीक है, वी ड्रॉ अ सर्किल हैविंग अ सेंटर O एंड A इज द पॉइंट सच दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज इक्वल टू, हमारा x एक्सिस पे हमने बताया हमारा 1 है और हमारा y एक्सिस पे 0 है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए ये कार्टेशियन हमारा क्या है, हमारा प्लेन है, तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा यूनिट का, इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे 0 है। तो मैंने बताया ये हमने एक ऐसा पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, हमारा 1 है और हमारा 0 है। ये बात समझ में आ रही है। मैंने बताया इस सर्किल पर एक पॉइंट हम P लेते हैं। P हमारा कैसा पॉइंट होता है, मैंने बताया जिसका कोऑर्डिनेट हमारा A और B है। हमने इसको लेट कर लिया है कि इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, A और B है। और P हमारा ऐसा पॉइंट है, कैसा पॉइंट है, मैंने बताया ये ऐसा पॉइंट है कि एंगल और ये हमारा आर्क दोनों आपस में बराबर है। मतलब ये मैंने बताया ये दोनों हमारा क्या है, आपस में हमारा बराबर है। माने ये आर्क जितनी है उतना ही रेडियन मेजर हमारा ये है। ये ऐसा होता है। मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, मैंने बताया कि यूनिट सर्किल पर जो हमारा थीटा रेडियन था वो हमारा L के बराबर हो गया था। तो मैंने बताया P को हमने ऐसा पॉइंट लिया है कि इसकी हमारी आर्क की लेंथ है और ये हमारा रेडियन मेजर हमारा बराबर है। और मैंने बताया इस स्थिति में मैंने आपको क्या बताया था, जब यूनिट सर्किल होती है तो ये भी हमारा रियल नंबर को एक्सप्रेस करता है और ये भी हमारा रियल नंबर को एक्सप्रेस करता है। अगर हम मान लेते हैं कि OA हमारा क्या है, हमारा एक इनिशियल साइड है, ठीक है, और जो क्या होता है, मैंने बताया O पर रिवॉल्व करके हमारा P पर जाती है तो ये एंगल हमारा फॉर्म होता है ना। तो मैंने बताया बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, साइन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स हमारा जो है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारा OP है, दैट मीन्स हमारा जो है वो मैंने बताया P से हमारा PM की लंबाई कितनी होगी, मैंने बताया ये B के बराबर होगी और यह लंबाई हमारा कितने के बराबर होगी, A के बराबर होगी। तो साइन एक्स हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस हो गया। मैंने बताया परपेंडिकुलर हमारा B है और OP यूनिट सर्किल है 1 है। दैट मीन्स एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल हमारा जो रेशियो हमने फाइंड आउट किया वो रियल नंबर का साइन एक्स ये कितने के बराबर है, B के बराबर है। इसी तरह हम देखेंगे कॉस एक्स कितने के बराबर है, तो मैंने बताया हमारा A/1 देयरफॉर हमारा A के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि कॉस एक्स हमारा A के बराबर है। कहीं कोई डाउट है? बहुत आसान है। वी ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक है, PM फ्रॉम P, ठीक है। मैंने बताया अगर हम x एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिकल हम फंक्शन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रियल नंबर होगा ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्योंकि x हमारा रियल नंबर है। मैंने बताया साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स हम जानते हैं वो B के बराबर हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट क्या बताता है, यह बताता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस हमारी B है। तो हमने बताया साइन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, साइन एक्स हमारा B के बराबर हो जाएगा और कॉस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि यूनिट सर्किल पर हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट किया और यह ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारा किसका रहा, रियल नंबर का रहा, रियल नंबर का रहा। क्योंकि थीटा इज इक्वल टू L/R में हमने बताया इसकी यूनिट हमारी समाप्त हो जाती है, ठीक है। और यूनिट सर्किल में जितना हमारा आर्क होता है और उतना ही हमारा एंगल होता है। आप दोनों को क्या मान सकते हैं, रियल नंबर मान सकते हैं। दोनों आप कह सकते हैं कि यह रेडियन मेजर है और यह हमारी क्या है, आर्क की लंबाई है। अल्टीमेटली दोनों केस में ये रियल नंबर ही होते हैं। तो यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमने प्राप्त किया ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रियल नंबर का है जो यूनिट सर्किल पर हमने जो है वो फाइंड किया। और दो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अथवा फंक्शन हमने देखा, क्या देखा, साइन एक्स हमारा B के बराबर है और कॉस एक्स हमारा A के बराबर है। कहीं कोई दिक्कत है? इतनी बात आपको समझ में आई, सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगली बात देखने का प्रयास करेंगे।
हाँ देखिए, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने आपको बताया कि हमने साइन और कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रियल नंबर पे फाइंड आउट किया। ठीक है, साइन एक्स हमारा b के बराबर था और कॉस एक्स हमारा a के बराबर था। इसमें कहीं कोई डाउट है? ठीक है, यह रियल नंबर क्यों था, ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, यूनिट सर्किल पर था, ठीक है, रियल नंबर का। लेकिन बात यह है कि अदर भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमें फाइंड आउट करने हैं ना, 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ना, तो साइन कॉस को तो हमने जो है फाइंड आउट कर दिया, लेकिन अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन और कॉस से ही तो बनते हैं। जैसे हमारा tan क्या होता है, साइन अपन कॉस होता है, हमारा कॉट क्या होता है, कॉस अपन साइन होता है, हमारा सेक क्या होता है, 1 अपन कॉस होता है, और हमारा कोसेक क्या होता है, 1 अपन साइन होता है। ठीक है, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू जान सकते हैं, जब हम क्या देखेंगे, जब हम देखेंगे साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू हमारा 0π/2, दैट मीन्स 0π/2 पर कितनी होती है, पाई पर कितनी होती है, 3π/2 पे कितनी होती है, 2π पे कितनी होती है, एंड सो ऑन। आई बात समझ में? तो पहले हम साइन और कॉस, माने हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ रियल नंबर में साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू हम जानेंगे। 0 पे कितनी होती है, π/2 पे कितनी होती है, पाई पे कितनी होती है, हमारा 3π/2 पे कितनी होती है, और हमारा 2π पे कितनी होती है। जब हम इसे अच्छे से समझेंगे तभी हम tan, कॉट, सेक और कोसेक की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अभी आपको बताएंगे, जब उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम आपको बताएंगे क्यों इसका इंपॉर्टेंस है। अभी जरा हम देखेंगे, साइन एक्स हमारा b के बराबर है और कॉस एक्स हमारा a के बराबर है, तो साइन और कॉस की वैल्यू, पहले साइन की वैल्यू हमारी 0 पे, π/2 पे, पाई पे, 3π/2 पे और 2π पे हमारी कितनी होती है। पहले हम ये फाइंड आउट करने का हम क्या करेंगे, पहले ये फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने बताया ए का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 0 1 है। मैंने बताया ये यूनिट सर्किल है, और यूनिट सर्किल है मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 1 है। एक्स एक्सिस हमारा 1 है, वाई एक्सिस ये 0 है। मैंने बताया हमारा यहाँ हम देखते हैं तो एक्स एक्सिस हमारा क्या है, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस हमारे 0 है और वाई एक्सिस 1 है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, और हमने आपको क्या बताया, हमने बताया ये यूनिट सर्किल है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, 0 1 हो गया। मैंने बताया इसको हम देखते हैं तो एक्स एक्सिस -1 है, क्योंकि यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल की रेडियस है, -1 है, और हमारा वाई एक्सिस पर 0 है। तो ये ए है तो ए डैश का कोऑर्डिनेट हमारा -1 और 0 हो गया। ये बी है तो बी डैश का कोऑर्डिनेट हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा 0 है और वाई एक्सिस पे -1 है। कहीं कोई डाउट है? ये कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ रहा है? ए डैश का कोऑर्डिनेट, बी डैश का कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? नहीं डाउट है। अब देखिए, मैंने बताया कि हमने क्या निकाला है, साइन एक्स ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। बी क्या है, मैंने बताया बी हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। तो जरा हम देखेंगे कि हमारा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है। 0 यहाँ क्या है, 0 हमारा रियल नंबर है। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू, यहाँ b की वैल्यू कितनी है, ये हमारी 0 है। समझ में आई बात? देखिए, मैंने बताया साइन हमारा π/2 कितने के बराबर है, साइन π/2 पर b हमारा कितना है, मैंने बताया 1 के बराबर है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, माने अगर ये टर्मिनल साइड घूम के यहाँ आ जाए तो एंगल हमारा π/2 बनेगा, और उस केस में साइन π/2 किसके बराबर होगा, साइन π/2 हमारा b अथवा 1 के बराबर होगा। अरे भाई, ये टर्मिनल साइड यहाँ है, अगर ये घूम के हमारी यहाँ चली आती है तो मैंने बताया इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हमारा ए बी की जगह 0 1 हो जाएगा, और मैंने बताया साइन एक्स माने साइन π/2 हमारा कितना हो जाएगा, b, दैट मीन्स हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? आगे देखिए, अब मानते हैं, आगे देखिए हमारा साइन हमारा पाई, दैट मीन्स ये टर्मिनल साइड घूम के यहाँ आ गई, तो हमारा कोऑर्डिनेट अब हमारा क्या हो जाएगा, -1 0 हो जाएगा, और साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, b, दैट मीन्स 0 के बराबर हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, अगर ये टर्मिनल साइड हमारी घूम के हमारा यहाँ आ जाए तो एंगल कितना बनेगा, 3π/2 होगा। तो साइन हमारा 3π/2, मैंने बताया साइन 3π/2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ कोऑर्डिनेट देखिए b की वैल्यू कितनी है, हमारी -1।
आई बात समझ में। अब देखिए ये टर्मिनल साइड घूम के हमारी कहाँ आ जाती है, फिर हमारी ए पर आ जाती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल कितना बनेगा, 2 पाई बनेगा। और यहाँ हमारी बी की वैल्यू कितनी है, हमारी 0 है। ये बात आपको समझ में आ रही है, कहीं कोई डाउट है? सारी बात अच्छे से समझ में आ रही है। अब जरा नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए साइन की वैल्यू कब 0 है, जब साइन हमारा 0 पर है, तो यहाँ साइन की वैल्यू 0 है। साइन की वैल्यू 0 कहाँ पर है, जब मैंने बताया यहाँ पाई पर 0 है। और फिर साइन की वैल्यू 0 कहाँ है, मैंने बताया 2 पाई पर है। माने अगर हम इसको नोटिस करते हैं तो देखते हैं कि हमारा ये टर्मिनल साइड हमारा क्या होता है, टर्मिनल साइड या तो ए पर है या हमारा ए डैश पर है, तो हमारा क्या होता है, साइन x हमारा 0 के बराबर है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। हमारी टर्मिनल साइड या तो ए पर है या ए डैश पर है, मतलब हमारा 0 हमारा क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, पाई की वैल्यू 0 होती है और 2 पाई की वैल्यू 0 होती है। ये बात क्लियर कट है। अब देखिए अगर मान लेते हैं अगर टर्मिनल साइड हमारी इधर से घूमना शुरू करती है, दैट मीन्स ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी देखेंगे साइन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 0 पर हमारा उसकी वैल्यू 0 होगी और यहाँ माइनस पाई पे हमारी क्या होगी, 0 होगी, और फिर यहाँ 2 पाई पे 0 होगी, -2 पाई होगा उस केस में। ये बात समझ में आ रही है। तो मैंने बताया, कौन सी बात बताने का प्रयास किया, मैंने बताया कि जब हमारी x की वैल्यू, जब x हमारा क्या है, x हमारा 0 है या फिर हमारा क्या है, x हमारा पाई है या फिर x हमारा 2 पाई है, या हम कह सकते हैं कि x हमारा ये 2 पाई के बाद फिर इधर आया 3 पाई है, फिर इधर गया तो हमारा 4 पाई है, तो हमारा क्या हो जाता है, साइन x हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। हम कह सकते हैं अगर रोटेशन हमारा ऐसा है तो ये 0 होता है, -2 पाई, पाई होता है -2 पाई, -3 पाई और माइनस हमारा 4 पाई। इन सारे केस में हमारा क्या होता है, साइन x 0 होगा। अरे भाई अगर ऐसे रोटेट करती है हमारी क्लॉकवाइज तो ये 0 है, 0 पर वैल्यू हमारी क्या होती है, हमारी 0 है। मैंने बताया ये घूम के हमारी कहाँ आती है, यहाँ आती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस पाई, साइन माइनस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये घूम के यहाँ आती है तो हमारी क्या हो जाएगी, साइन -2 पाई, और उस केस में भी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमने बताया अगर हमारा साइन x हमारा 0 होगा, और साइन x 0 कब होगा, मैंने बताया कि साइन x हमारा 0 होगा जब हमने बताया x = हमारा n पाई होगा, और हमने बताया n हमारा क्या करेगा, इंटीजर्स में बिलोंग करेगा, ठीक है। इंटीजर माने n की जगह अगर हम 0 मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं तो x 0 हो जाएगा और वैल्यू 0 हो जाएगी। इंटीजर अगर +1 2 3 मानते हैं तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम माइनस में लेते हैं तो -1 -2 -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, ये 0 हो जाएगा। मतलब एक कंक्लूज़न हम निकालते हैं, एक कंक्लूज़न हमने पता किया कि साइन की वैल्यू हमारी 0 कब होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल हमारा फंक्शन ऑफ रियल नंबर में हमने देखा साइन x हमारा b के बराबर है यूनिट सर्किल पर, और इसकी वैल्यू 0 कब होती है, मैंने बताया इसकी वैल्यू 0 तब होती है जब x हमारा n पाई के बराबर होता है। एक माइलस्टोन बात पता चली, एक बड़ी बात पता चली, साइन x यूनिट सर्किल पर 0 कब होगा, जब x n पाई होगा, और n हमारा क्या है, n बिलोंग्स टू द इंटीजर, माने n हमारा 0 हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, +1 +2 +3 एंड सो ऑन, या फिर हमारा 0। तो अल्टीमेटली हमारा क्या होगा, मैंने बताया अल्टीमेटली x हमारा जब n पाई होगा तो साइन x हमारा क्या होगा, 0 होगा। ये वैल्यू पता करनी क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमें किसका निकालना है, कोसेक का निकालना है, और कोसेक 1/sin होता है, और अगर साइन नीचे x 0 होगा तो कोसेक डिफाइन नहीं होगा। आई बात समझ में। इसलिए साइन और कास की वैल्यू हमें पता करनी है कि कब 0 होती है, तभी हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अथवा रेशियो को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अल्टीमेटली क्या है, साइन और कास पे ही बेस्ड होता है।
समझ में आई बात। तो साइन हमारा कब जीरो होता है, हमने देखा कि साइन हमारा एक केस में जीरो होता है जब x हमारा n पाई होती है, ठीक है। तो मैंने बताया साइन x बराबर जीरो इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू हमारा n पाई। क्लियर हुआ। देखिए कॉस x को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मैंने बताया देखिए कॉस x, ठीक है, हम पता करेंगे। देखिए जब x बराबर जीरो है तो हमने बताया, ठीक है, जब x बराबर जीरो है तो cos x हमारा कितने के बराबर है, cos x हमारा 1 के बराबर। देखिए cos x इज इक्वल टू हमारा क्या है, cos x इज इक्वल टू a दैट मीन्स हमारा x कोऑर्डिनेट। जीरो पर हमारा वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है। हमारा पाई बाई 2 पे कितनी वैल्यू है, देखिए x बराबर जब हमारा पाई बाई 2 है तो हमारा या cos पाई बाई 2 की वैल्यू हमारी कितनी है, पाई बाई 2 माने x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, जीरो है। अरे भाई ये टर्मिनल साइड घूम के यहाँ आ गई तो एंगल हमारा पाई बाई 2 बना, और उस केस में हमारा क्या होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, cos x इज इक्वल टू a की जगह जीरो है तो मैंने बताया वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ में आई बात, कहीं कोई डाउट है, सारी बात समझ में आ रही है। देखिए जब मैंने बताया हमारा cos हमारा जो है वो पाई कितने के बराबर होगा, ये -1 के बराबर होगा। इधर देखिए हमारा जब ये टर्मिनल साइड यहाँ से घूम के यहाँ आ गई तो हमने बताया हमारा cos x a के बराबर होता है और a की जगह -1 है तो cos पाई की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और ये कितना होगा, ये -1 के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। जब हम बात करते हैं cos हमारा 3 पाई अपॉन 2 की बात करते हैं तो देखिए 3 पाई बाई 2 टर्मिनल साइड घूम के हमारी कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, और 3 पाई बाई 2 पर हम वैल्यू क्या देख रहे हैं, जीरो देख रहे हैं। तो 3 पाई बाई 2 पर cos x हमारा किसके बराबर, a के बराबर है और यहाँ a जीरो है तो हम कह सकते हैं कि cos हमारा 3 पाई बाई 2 हमारा जीरो के बराबर है। अब देखिए हम बात करते हैं cos 2 पाई की, दैट मीन्स ये टर्मिनल साइड घूम के हमारी क्या आ गई, यहाँ आ गई तो हमारा क्या हो गया, यहाँ हमारा वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ वैल्यू फिर 1 हो जाती है। देखिए यहाँ वैल्यू a की हमारी 1 हो जाती है, टर्मिनल साइड घूम के गई, यहाँ से यहाँ आ गई तो एंगल हमारा 2 पाई बना और वैल्यू कितनी हो गई, हमारी 1 हो गई। ये बात समझ में आ रही है, ये सारी बात आपको समझ में आ रही है। देखिए यहाँ एक बात हम मार्क करेंगे और वो कौन सी बात हम मार्क कर रहे हैं, यहाँ मार्क करने वाली बात ये है कि cos x जीरो कब हो रहा है। देखिए जब मैंने बताया जब cos हमारा पाई बाई 2 है तो हमारी वैल्यू कितनी हो रही है, हमारी जीरो हो जा रही है। मैंने बताया कि जब 3 पाई बाई 2 है तो वैल्यू हमारी जीरो हो जा रही है। देखिए पाई बाई 2 यहाँ है और 3 पाई बाई 2 यहाँ है, माने हमारा पाई बाई 2 पर वैल्यू जीरो है, ठीक है। उसके बाद हमारी किस पे वैल्यू जीरो है, 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू जीरो है और इसमें फिर पाई जोड़ देंगे तो यहाँ ये 5 पाई बाई 2 पर जीरो है और फिर इसमें पाई जोड़ दीजिए तो हमारा 7 पाई बाई 2 पर वैल्यू जीरो है। देखिए पाई बाई 2 पर वैल्यू जीरो है, उसके बाद हमारा 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू जीरो है। इसमें फिर आप क्या करेंगे, फिर इसमें आप पाई ऐड कर देंगे, यहाँ ऐड करके देखिए 3 पाई बाई 2 और प्लस पाई, हमारा एलसीएम 2, हमारा 3 पाई और प्लस हमारा 2 पाई, 5 पाई अपॉन 2 और इसमें फिर हम पाई ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा ये 7 पाई बाई 2 है। तो दैट मीन्स हमारा 5 पाई बाई 2 पर वैल्यू जीरो है, हमारा 7 पाई बाई 2 पर वैल्यू जीरो एंड सो ऑन। ये बात समझ में आ रही है। इसी तरह अगर हमारा एंगल क्लॉकवाइज हमारा घूमता तो हमारा -पाई बाई 2 पर वैल्यू जीरो होती, -3 पाई बाई 2 पर वैल्यू जीरो होती, -5 पाई बाई 2 पर वैल्यू जीरो होती और माइनस हमारा 7 पाई बाई 2 पर वैल्यू जीरो होती। ये बात समझ में आ रही है, कहीं कोई डाउट है। अगर ज़रा हम इस नंबर को ध्यान से देखें, ऊपर वाले नंबर को अगर हम पाई बाई 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 1 बचता है, 3 बचता है, हमारा 5 बचता है, यहाँ कॉमा लगा दीजिए, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा क्या बचता है, 7 बचता है एंड सो ऑन। आई बात समझ में। और देखिए ये हमारा पाई बाई 2 और ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर। और ऑड नंबर हमारा कैसे डिनोट होते हैं, ऑड नंबर हमारा कैसे डिनोट होते हैं, ऑड नंबर हमारा 2n+1 के द्वारा हमारा डिनोट होते हैं। तो मैंने बताया हमारा 2n+1 लिख सकते हैं। मतलब हमारा मैंने बताया इफ़ हमारा x इज इक्वल टू हमारा 2n+1 इंटू पाई बाई 2 हो तो हमारा क्या होगा, cos x हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। एक माइलस्टोन बात पता चली,
ठीक है, इसके एनालिसिस के द्वारा बात पता चली। n हमारा क्या होता है, n बिलोंग करता है इंटीजर। अगर n हमारा 0 हो जाता है तो देखिए ये 0 हो गया और 0 + 1 हमारा 1 हुआ और 1 में π/2 से मल्टीप्लाई किया तो π/2। माने अगर n 0 होता है तो x की वैल्यू π/2 हो जाती है। n अगर हमारा 1 होता है तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, 2 + 1 3 और हमारा क्या हो जाता है 3 π/2 हो जाता है। n अगर हमारा क्या हो जाता है, हमारा 3 हो जाता है तो हमारा 3 × 2 = 6 और 1 7 π/2 हमारा 2 हो जाता है। तो यही प्लस और माइनस माने 0 पर या फिर हमारा क्या होगा 0 पर या पॉजिटिव अथवा नेगेटिव पर। मतलब एक बात हम बहुत क्लियर कट कह सकते हैं कि व्हेन x = 2n + 1 × π/2 देन cos x = 0। मतलब एक बात हम कह सकते हैं ऑड मल्टीपल, दिस इज कॉल्ड ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। मतलब हमारा क्या है, जब x हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, ठीक है, व्हेन x = ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 दैट मीन्स 2 + n 2n + 1 × π/2 देन वी कैन से दैट द cos x विल बी हमारा 0। कहीं कोई दिक्कत है? सारी बात समझ में आई? देखिए अब तक हमने 2 बातों के बारे में जाना और वो 2 बातें हमारी कौन सी हैं भैया? देखिए मैंने बताया पहली बात है, जो पहली थिंग है, फर्स्ट थिंग है, मैंने बताया वो sin x = 0। मैंने बताया इफ़ एंड ओनली इफ़ यदि x = n और वेयर n हमारा बिलोंग्स टू हमारा इंटीजर z अथवा i के द्वारा डिनोट करते हैं। मैंने बताया सेकेंड थिंग्स हमने जाना, ठीक है, सेकेंड बात मैंने बताया cos x = 0। मैंने बताया कब इफ़ एंड ओनली इफ़ x = हमारा 2n + 1 × π/2, ठीक है, और x बिलोंग्स टू इंटीजर माने हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इतनी बात समझ में आई? देखिए मैंने बताया कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों थी। मैंने बताया इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हम फर्दर मतलब आगे के tan, cot, sec और cosec को हम डिफाइन करना चाहते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रियल नंबर में sin x और cos x को तो मैंने डिफाइन कर दिया था। अगर हमें यह पता चल जाए sin x और cos x कब हमारे 0 होते हैं तो मैंने बताया उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम tan, cot, sec और cosec को हम डिफाइन कर जाएंगे। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ हमारा जो है वो tan, cot, sec और cosec हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे जरा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये सारी बात समझ में आई है ना, कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। देखिए मैंने बताया हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोसेक x बराबर 1/sin x होता है, ठीक है। मैंने बताया अगर हमारा क्या हो जाता है, मैंने बताया इफ़ x = n हो जाता है व्हाट विल हैपन। अगर x हमारा n हो जाता है तो मैंने बताया ये 1/, हमारा साइन n हो जाएगा और ये 1/0 जो हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। आई बात समझ में? तो मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारा ऑफ रियल नंबर में कोसेक x हमारा क्या होता है, कोसेक x सारे रियल नंबर पे डिफाइन होता है एक्सेप्ट जब x हमारा n नहीं होना चाहिए, n पे डिफाइन नहीं होता है। कोसेक माने कोसेक हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऑफ रियल नंबर है। कोसेक की वैल्यू सारे रियल नंबर पे वैलिड होती है। कब नहीं वैलिड होती है, जब x बराबर n होता है तो हम कोसेक की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो आपको पता चला कि इसका रिलीवेंस हमारा क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम न पता करते कि साइन x हमारा कहाँ 0 होता है तो हम कोसेक की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें पता चला, कौन सी बात पता चली, मैंने बताया कि वी कैन डिफाइन कोसेक फॉर ऑल रियल नंबर। हम सभी रियल नंबर के लिए कोसेक को डिफाइन कर सकते हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के, मैंने बताया व्हेन x = n। जब x n होता है वी आर नॉट एबल टू डिफाइन द कोसेक। आई बात समझ में? देखिए
मैंने बताया। अब देखिए, हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारा क्या होता है, सेक होता है, हम जानते हैं ये 1/cos x होता है। मैंने बताया अगर हमारा इफ़ हमारा x = हमारा 2n + 1 इंटू π/2 होगा तो हमारा क्या होगा, अगर हम 1 हम cos क्या लिखेंगे, हमारा 2n + 1 इंटू π/2 ये बराबर 1/0 हो जाएगा। आपको पता चला 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। तो आपको अब यह बात पता चली cos x को हमने क्यों पता किया कि cos x की वैल्यू कब 0 होती है। ठीक है, इससे हम क्या करें, सेक को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेक इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट व्हेन x = हमारा 2n + 1 इंटू π/2 और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। समझ में आई बात। मैंने बताया सेक एक्स को डिफाइन किया जा सकता है, सारे रियल नंबर पे डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन जब हमारा क्या होगा, एक्स हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, दैट मीन्स हमारा 2n + 1 इंटू π/2 होगा, सेक कैन नॉट बी डिफाइंड, सेक डिफाइन नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंस पता चला, साइन और कास कहाँ कहाँ 0 होता है ये जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी था। ठीक है, अगली बात देखिए, मैंने बताया हमारा क्या होता है, tan x बराबर हमारा sin x अपन cos x। फिर वही बात मैंने बताया अगर हमारा x क्या होगा 2n + 1 इंटू π/2 होगा तो हमारा क्या होगा, ये sin x अपन 0 हो जाएगा और ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो tan डिफाइंड हो सकता है, tan इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ हमारा π/2। यहाँ x की जगह अगर हमारा 2n + 1 इंटू π/2 होता है तो tan डिफाइंड नहीं होगा। आई बात समझ में। उसी तरह देखिए हमारा cot बराबर क्या होता है, cos x अपन हमारा sin x। मैंने बताया अगर x बराबर nπ होगा तो ये cot क्या होगा, नहीं डिफाइन होगा क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाता है तो किसी भी नंबर में 0 से हम डिफाइन करते हैं और वो क्या होता है, मैंने बताया वो डिफाइन नहीं होता है। आपको बात समझ में आई। ठीक है, समझ में आई बात। तो देखिए मैंने बताया कितना इम्पोर्टेंस था, कितना महत्वपूर्ण था यह बात जानना कि साइन एक्स कब 0 होता है और कॉस एक्स कब 0 होता है। सबसे पहले यूनिट सर्किल मैंने ड्रॉ किया और यूनिट सर्किल के द्वारा आपको क्या बताया, मैंने बताया यूनिट सर्किल के द्वारा हमने साइन एक्स और हमारा कॉस एक्स को हमने फाइंड आउट किया। लेकिन जब साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू हमने देखी तो यह देखा कि एन पाई पर साइन एक्स हमारा 0 होता है और ऑड मल्टीपल ऑफ हमारा π/2 पर cos x 0 होता है। और इसकी सहायता से हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम tan को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, cot को, sec को और cosec को, ये कब डिफाइन हो सकते हैं और कब डिफाइन नहीं हो सकते हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारा क्या था, रियल नंबर था। मैंने बताया x यहाँ रियल नंबर है, ठीक है, क्योंकि x हमारा क्या है, x को आप तो रेडियन मेजर समझ सकते हैं या आर्क की माप समझ सकते हैं क्योंकि थीटा रेडियन बराबर l था, मैंने आपको बताया। तो ये x हमारा क्या है, बार बार हम x लिख रहे हैं, x को आप कह सकते हैं कि सर ये रेडियन मेजर ऑफ द एंगल है, या आप कह सकते हैं नहीं सर ये एंगल जो बना रहा है उसमें लेंथ की ये मेजर है, बट इन बोथ केस x इज अ रियल नंबर। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं, लेकिन दोनों केस में x हमारा क्या है, दोनों केस में x हमारा रियल नंबर है। ये बात आपको समझ में आ रही है, कहीं कोई डाउट है? तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने आपको बताया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कहीं कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। देखिए आगे की बात, अब इसे इरेज कर दें, सारी बात समझ में आगे, रुके रहिए, बैठे रहिए, इसे इरेज कर दें। ठीक है, आगे वाला टॉपिक भी क्या कर देते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, समझा देते हैं। देखिए, हाँ देखिए, अभी हमने आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रियल नंबर में साइन को डिफाइन किया, कॉस को डिफाइन किया, और साइन और कॉस की सहायता से हमने क्या किया, tan को डिफाइन किया, cot को डिफाइन किया, sec को डिफाइन किया और cosec को डिफाइन किया। ठीक है, तो ये बेसिक बातें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ रियल नंबर में यही हमें जाननी थी। लेकिन क्या होता है, इस चैप्टर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ और बातें हैं जिनको आपने 10th में ही पढ़ा है। ठीक है, जैसे रेसिप्रोकल रिलेशन, उनको भी देख लीजिए। मैंने बताया ये क्लास 10th में ही आपने पढ़ा है, चूँकि क्या है क्वेश्चन में इनकी ज़रूरत पड़ती है तो एक बार रिकॉल कर देना ज़रूरी है। जैसे हमारा sin x बराबर क्या होता है, 1 अपन हमारा cosec x होता है। ठीक है,
हमारा कोसेक हमारा x बराबर क्या होता है 1/sin x होता है, या हम कह सकते हैं कि हमारा sin x होता है इंटू हमारा कोसेक x इज इक्वल टू 1 होता है, या हम कह सकते हैं हमारा कोसेक x इंटू साइन x ये बराबर हमारा 1 होता है। कहीं कोई डाउट है भैया? ठीक है, ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसी तरह साइन के बाद हमारा cos x होता है 1/ हमारा क्या होता है sec x होता है, या sec x हमारा 1/cos x होता है, या हम ऐसे ही कह सकते हैं cos x होता है इंटू sec x बराबर 1 होता है, और हम कह सकते हैं हमारा sec x इंटू हमारा cos x इज इक्वल टू 1 होता है। आपको याद है पिछली क्लास की ये बातें? बहुत आसान बातें हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा साइन कास्ट tan x और हम क्या करते हैं cot x। tan x बराबर 1/ हमारा cot x होता था, cot को हम 1/tan x लिखते थे, या हम कहते थे tan x होता है इंटू हमारा क्या है cot x बराबर 1 होता था, या हम कहते थे हमारा tan x होता है इंटू cot x इज इक्वल टू 1 होता है। इन सारी बातों के बारे में आपने क्या था, आपने पिछली क्लास में ही पढ़ा था क्लास 10th में। ये इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि बार बार प्रॉब्लम आते हैं, प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं, वहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है। और आपने एक रेशियो के भी बारे में पढ़ा था, वो रेशियो क्या था, हमारा tan x बराबर हमारा sin x है अपन हमारा cos x होता है, और cot x बराबर हमारा क्या होता है cos x अपन हमारा sin x होता है। इन सारी बातों के बारे में आपने क्या किया था, इन सारी बातों के बारे में आपने पिछली क्लास में ही पढ़ा है, देखा है, जाना है, समझा है। केवल यहाँ बताने का एक मतलब था ताकि आपकी बातें रिकॉल हो जाएं। आप बुक से देखेंगे, आप सारी बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन। अगली बात हमने क्या देखा था, पिछली क्लास में हमने आइडेंटिटी के बारे में देखा था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया गया था, लेकिन उस तीनों आइडेंटिटीज़ को हम यूनिट सर्किल की सहायता से हम प्रूफ करने का क्या करेंगे, हम प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 3 आइडेंटिटीज़ हमारी कौन सी थी देखेंगे। मैंने बताया जो पहली आइडेंटिटीज़ थी पिछली क्लास में ही हमने पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। दूसरी आइडेंटिटीज हमारी क्या थी, 1 प्लस हमारा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या था सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब थीटा हम लिखना बंद ही कर देते हैं, x लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारा बातें क्या होती हैं, यूनिट सर्किल पर बेस्ड होती हैं। तो x हमारा केवल एंगल को नहीं बताता, बल्कि x हमारा लेंथ ऑफ हमारी आर्क को भी बताता है, और x अपने आप में रियल नंबर हो जाता है, क्योंकि हमारी क्या है दोनों केस में x की हमारी कोई यूनिट नहीं रह गई, और अब यह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रियल नंबर हो गया। तो मैंने इस फार्मूले को प्रूफ किया था क्लास 10th में, लेकिन क्या था राइट एंगल ट्रायंगल में प्रूफ किया था। अब हमें इन फार्मूलों को किस में प्रूफ करना है, हमारा यूनिट सर्किल में प्रूफ करना है। तो मैंने बताया तीसरी आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर हमारा क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्लास 9-10th में थीटा पढ़ते इतनी आदत हो गई है कि 1-2 दिन का अभ्यास लगता है एक्स को पढ़ने में, साइन एक्स नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इतना हम रट चुके हैं कि क्या है 11th में थोड़ा सा एक आध दिन उलझन होती है, लेकिन क्या है आप याद करेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेगी। माने हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हमारा प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। अब हम इसकी क्या करेंगे, प्रूविंग हम जो है देखने का प्रयास करेंगे। हाँ देखिए, अभी हम क्या करेंगे, ये जो फंडामेंटल हमारी 3 आइडेंटिटीज़ जिसके बारे में हमने देखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर हमारा एक्स होता है। मैंने बताया था, ठीक है, क्लास 10th में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल बना के इसकी प्रूविंग हम लोगों ने करी थी, लेकिन अभी यूनिट सर्किल पर इसकी प्रूविंग हम जो है वो करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए मैंने बताया, मैंने ड्रा कर रखा है, ये हमारा क्या है यूनिट सर्किल है, माने रेडियस हमारी क्या है, रेडियस हमारी 1 के बराबर है। समझ में आई बात? मैंने बताया था कि जब हमारी यूनिट सर्किल होती है तो मैंने बताया जो आर्क की
की लेंथ होती है, मतलब हमारा जो आर्क है, आर्क हमारा AP है और हमारा जो एंगल हमारा AOP है, ये दोनों हमारा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। मैंने बताया इसलिए इसे x लिखते हैं, ये रियल नंबर को बताता है। आप रेडियन समझ सकते हैं, ठीक है। ये बात मैंने कई बार चर्चा करी, फिर मैंने ये चीज़ जो है आपको रिकॉल करने का मैंने प्रयास किया। हमें प्रूव करना है पहली आइडेंटिटी sin स्क्वायर एक्स और प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम प्रूव करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए ये यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल है, दैट मीन्स हमारा OP हमारा क्या हो गया, OP भी हमारा रेडियस ही है और इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, 1 के बराबर होगी ना इसकी वैल्यू। देखिए मैंने बताया P हमने एक पॉइंट लिया है जिसका कोऑर्डिनेट हमारा A और B है, A भी दैट मीन्स हमारा ये डिस्टेंस हमारी A हो जाएगी और वर्टिकल डिस्टेंस हमारी B है, ठीक है। ये सारी बात हम लोग देख और समझ चुके हैं। चूँकि हमें क्या करना है, जो बेसिक आइडेंटिटीज़ है इसकी प्रूविंग करनी है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद करिए, क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था, और कोऑर्डिनेट में हमने क्या पढ़ा था, मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट पर अगर कोई दो पॉइंट हमारा हैं जिनके हमारे क्या दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। मैंने बताया इसका कोऑर्डिनेट ओरिजिन है तो हम 0 0 मान लेते हैं। मैंने बताया डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ा था, दैट मीन्स हमने पढ़ा था इफ़ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट O एंड P, तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था और वो फार्मूला हमारा क्या था, मैंने बताया डिस्टेंस बराबर इक्वल होता है अंडर रूट हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस हमारा y2 और माइनस y1 का हमारा होल स्क्वायर। इसके बारे में पढ़ा था, आप लोगों को याद है, ये चीज़ें याद है ना। हम किसी को हम x1 और y1 मान सकते हैं और किसी को हम x2 y2 मान लेते हैं कि इसको हम x2 और y2 मान लेते हैं और इसको x1 और y1 मान लेते हैं। ये हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो ज़रा यहाँ वैल्यू रखेंगे। देखिए d की वैल्यू हमारा डिस्टेंस हमारा 1 है क्योंकि यूनिट सर्किल है। मैंने बताया OP हमारी डिस्टेंस है तो OP की वैल्यू हमारी 1 है, हमने यहाँ 1 लिखा है। हमने बताया अंडर रूट x2 माइनस x1। देखिए अगर ये हमारा x2 और y2 मान लें और इसको हम x1 और y1 मान लें तो x2 की जगह a है और x1 की जगह हमारा क्या है, 0 है। तो मैंने बताया हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस हमारा 0 का स्क्वायर और प्लस y2 की जगह हमारा b है और b माइनस हमारा 0 का स्क्वायर। कहीं कोई डाउट है, सारी बात समझ में आ रही है। 1 इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस 0 a स्क्वायर हो गया और प्लस b स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है और इसका स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर होता है। कहीं कोई डाउट है, ये बात समझ में आ रही है। देखिए हमने देखा है कि a हमारा किसके बराबर है, cos थीटा के बराबर था और b हमारा किसके बराबर था, sin थीटा के बराबर था। तो यहाँ पुट करते हैं वैल्यू तो 1 बराबर हमारा क्या था, cos x का होल स्क्वायर और प्लस हमारा क्या है, b हमारा sin x का होल स्क्वायर है। मैंने बताया 1 इज इक्वल टू cos x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x लिख सकते हैं और प्लस sin x का होल स्क्वायर, sin x का हम sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो मैंने बताया इसको अगर अरेंज करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये पहली हमारी आइडेंटिटी जिसको हमने क्या किया था, यूनिट सर्किल के माध्यम से मैंने इसे क्या किया, हमने प्रूव करने का प्रयास किया, ठीक है। और आगे वाले स्टेप ठीक वैसे ही है जैसे हम लोगों ने क्लास 10th में हमने क्या किया था, डिराइव किया था। जैसे पहली आइडेंटिटीज हमें मिल गई sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, हम cos स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए ये sin स्क्वायर एक्स अपन हमारा क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स और प्लस हमारा cos स्क्वायर एक्स अपन हमारा cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपन हमारा cos स्क्वायर एक्स। मैंने बताया कि sin स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स और ये क्रॉस हो गया तो ये 1 हो गया बराबर हमारा क्या हो गया,
सेक स्क्वायर एक्स। ये दूसरी आइडेंटिटीज हमारी हो गई कि दैट मीन्स 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। आई बात समझ में? अब देखिए मैंने बताया तीसरी आइडेंटिटीज के लिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, जैसा क्लास 10th में करते थे। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस हमारा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है। अब दोनों साइड में हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने बताया ये साइन स्क्वायर एक्स अपन हमारा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस हमारा कॉस स्क्वायर एक्स अपन हमारा क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपन हमारा साइन स्क्वायर एक्स। मैंने बताया क्रॉस हो गया, हमारा 1 प्लस हमारा कॉस अपन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो 1 प्लस हमारा कॉट स्क्वायर एक्स 1 अपन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा क्या हो गई, ये तीसरी आइडेंटिटीज हो गई। समझ में आई बात? तो देखिए बस पहला स्टेप थोड़ा सा अलग है, बाकी दोनों दूसरे और तीसरे आइडेंटिटीज को हमने वैसे ही फाइंड आउट किया जैसे हमने क्लास 10th में कर रखा था। ठीक है, कहीं कोई डाउट है? ये बेसिक आइडेंटिटीज़ है जिसे हम जानते हैं और समझते हैं। बस यहाँ चेंज क्या हुआ था कि पिछली बार जो हम लोगों ने पढ़ा था वो बार बार हम थीटा करते थे, माने वो हमारा क्या था, हमारा एक्यूट एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था। और यहाँ एक बेसिक और क्रूशियल चेंज हमारा क्या आया, मैंने बताया एक हमारा चेंज हमारा ये आता है कि अब ये x हमारा रियल नंबर हो जाता है, अर्थात ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से अलग है। क्यों? क्योंकि वो हमारा एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था और ये हमारा रियल नंबर पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रियल नंबर हमने फाइंड आउट किया और ये रियल नंबर की आइडेंटिटीज है। आई बात समझ में? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है जो रिलेट करती है किससे, मैंने बताया यह हमारे रियल नंबर की आइडेंटिटीज है। समझ में आई बात? कहीं कोई डाउट है? ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं? ठीक है, ये समझना और जानना जरूरी है। इससे क्या हो जाएगा, हमारे कॉन्सेप्ट एकदम सही होते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो प्रैक्टिस की बात है। कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे रहते हैं तो क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब इतनी बातों के बाद एक हमें नई बात हमें सीखनी है और वो नई बात क्या होती है, मैंने बताया अपोजिट हमारा रियल नंबर आइडेंटिटीज, माने हमारा अपोजिट अथवा निगेटिव। जैसे साइन एक्स हमने प्राप्त किया है तो साइन माइनस एक्स हमारा कितने के बराबर होगा, कॉस एक्स हमने प्राप्त किया है तो कॉस माइनस एक्स कितने के बराबर होगा, साइन एक्स हमने प्राप्त किया तो साइन माइनस एक्स हमारे कितने के बराबर होगा। आई बात समझ में? टेन एक्स मैंने प्राप्त किया तो ठीक है टेन माइनस एक्स कितने के बराबर होगा। हमने जो है कॉट और कोसेक एक्स प्राप्त किया तो कॉट माइनस एक्स कितने के बराबर होगा। तो अब हम देखेंगे अपोजिट रियल नंबर आइडेंटिटीज के बारे में या फिर हमारा निगेटिव रियल नंबर आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है, देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ देखिए अपोजिट रियल नंबर आइडेंटिटीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। अपोजिट रियल नंबर आइडेंटिटीज़ को हम प्रूव करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं ये होता क्या है। मैंने बताया यहाँ देखिए साइन माइनस एक्स बराबर साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है। कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। ये देखिए ये पॉजिटिव होता है। टेन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स होता है। कॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स होता है। सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, सेक एक्स होता है। ये देखिए पॉजिटिव है। मैंने बताया कोसेक माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स होता है। ठीक है, मैंने बताया कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब हमारा निगेटिव है। तो जब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, अपोजिट रियल नंबर आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया कि अगर हमारा टर्मिनल हमारा जो इनिशियल साइड है अगर ये ऐसे घूमती है तो एंगल पॉजिटिव होता है और ऐसे घूमती है तो एंगल हमारा निगेटिव होता है। ऐसे घूमने का मतलब हमारा क्लॉकवाइज और ऐसे घूमने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जब हमारी इनिशियल साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हमारी मूव करती है तो हमारा क्या होता है, एंगल पॉजिटिव होता है। देखिए ये पॉजिटिव है, यहाँ ऊपर जो एंगल बन रहा है वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर एंगल हमारा क्या हो, मैंने बताया ऐसे घूम के बने, माने इनिशियल साइड घूम के हमारी यहाँ आ जाए तो जो एंगल फॉर्म होगा वो माइनस में होगा फॉर्म। ठीक है, हमने एक यूनिट सर्किल बना रखा है
आपने देखा हमने एक यूनिट सर्किल बना रखा है और यूनिट सर्किल दैट मीन्स ये रेडियस हमारी 1 है। यूनिट सर्किल पर मैंने बताया जितनी आर्क की लेंथ होती है उतना ही रेडियन मेजर x होता है, तो मैंने x बना रखा है। यहाँ P पॉइंट है, जैसे पहले लेते रहे वैसे ही। नई बात हमारी क्या है, मैंने बताया जितना आर्क हमारा x का है उतना ही डिस्टेंस हमने क्या कर लिया, इस साइड में ले लिया, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया। ये डिस्टेंस अगर प्लस है तो ये डिस्टेंस हमारी माइनस होगी, -x होगी, और इसके बराबर ही हमने ले रखा है। ठीक है। दूसरी बात, अगर यह एंगल हमारा x है तो यह हमारा -x होगा, और मैंने बताया ये हमारा लेंथ -x है और जो एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है -x हमारा फॉर्म हो रहा है। देखिए मैंने आपको बताया कि हमें पढ़ाई करनी है अपोजिट रियल नंबर आइडेंटिटीज़ के बारे में। दैट मीन्स हम साइन -x निकालते हैं तो वो कितने के बराबर होता है, कॉस -x निकालते हैं तो कितने के बराबर होता है, tan -x निकालते हैं तो कितने के बराबर होता है, कॉट -x निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, सेक -x निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कोसेक -x निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एंड सो ऑन। मैंने आपको बताने का, ठीक है, बंद कर दीजिए। ठीक है, देखिए मैंने बताया कोसेक -x होता है तो हमारी उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, एंड सो ऑन। आई बात समझ में? ठीक है, देखिए बंद कर दीजिए उसको। ठीक है, बंद करके आइए। ठीक है, बैठिए, आइए। देखिए आपको समझ में आया कि अपोजिट रियल नंबर हमारी आइडेंटिटीज हमारी क्या होती है। ठीक है, मतलब हमारा साइन -x की वैल्यू, हमारा कॉस -x की वैल्यू, हमारा tan -x की वैल्यू, कॉट -x की वैल्यू, सेक -x की वैल्यू और कोसेक -x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हम फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे उसकी वैल्यू कितनी होती है। लेकिन अभी एक बात जान लीजिए, केवल हमारा कॉस होता है और सेक होता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी निगेटिव होती है। ये बात आपको याद कर लेनी है। अब हम इसकी प्रूविंग कैसे करेंगे और कैसे जानेंगे कि ये हमारा वैल्यू कितने के बराबर होती है और कैसे होती है। यहाँ देखिए, यहाँ तो कोऑर्डिनेट हमने मान रखा है कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा AB है। ठीक है, देखिए मैंने बताया कि हमारी आर्क AP जितनी बड़ी है उतनी ही आर्क हमने AQ लिया है, लेकिन ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए इसको माइनस लिया है। ये x जितना है उतना ही एंगल x यहाँ पर है, लेकिन यहाँ x हमारा -x है, और मैंने बताया एंगल भी हमारा क्या होगा, रेडियन मेजर भी -x होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? सारी बात क्लियर है, सारी बात समझ में आ रही है। देखिए मैंने आपको बताया था बेसिक चीज़, मैंने बताया था कि साइन x हमारा b के बराबर होता है और कॉस x हमारा a के बराबर होता है। इस के रिफरेंस में मैंने बताया था, एंटी क्लॉकवाइज के रिफरेंस में मैंने बताया था। ठीक है, मैंने बताया ये आर्क हमारा क्या है, AQ है। ठीक है, अगर हम क्या प्रूफ कर देते हैं, अगर हम प्रूफ कर देते हैं हमारा, अगर यह ट्रायंगल माने ट्रायंगल हमारा POM है और ट्रायंगल हमारा QOM है, अगर इस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट आप याद करिए क्लास 9th में आप पढ़े थे, इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन बाय CPCT वी कैन कंक्लूड दैट करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। हमने पढ़ा था ना कि अगर हमारे क्या होते हैं, अगर दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो CPCT से सारे एंगल बराबर हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, और सारी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर हो जाएगी। क्लास 9th में हमने पढ़ रखा था। देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे, और इसको करस्पॉन्डेंस हमारा प्रूफ करने का, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का हमारा कारण क्या है। अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो इसका जो कोऑर्डिनेट है ये हमें मिल जाएगा, साइन के साथ हमें मिल जाएगा। ठीक है, और जब इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक -x पर हमारा डिफाइन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? हम कॉन्ग्रुएंट इसको क्यों प्रूफ करने वाले हैं, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो Q का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, और Q का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज ऑफ -x माने अपोजिट रियल नंबर की हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हमारी मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात? ये कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होगा? देखिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया, अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, माने हमारा ट्रायंगल हमारा POM है और हमारा क्या है, और हमारा ट्रायंगल हमारा QO हमारा M में देख रहे हैं, तो आप देखिए साइड हमारी OM क्या है, OM हमारी दोनों ट्रायंगल में हमारी क्या होती है, कॉमन है। कहीं कोई डाउट है?
OM हमारा इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है। OM हमारा कॉमन है, ठीक है, OM हमारा जो है वो कॉमन है। दूसरी बात देखिए, मैंने बताया साइड OP और OQ, माने OP इज इक्वल टू हमारा OQ है, क्यों? क्योंकि एक ही सर्किल के ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो दो साइड हमारी बराबर हो गई। देखिए एंगल X इज इक्वल टू एंगल माइनस X, मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, भले इसका ठीक है वो प्लस है माइनस है, क्यों बराबर होगा? मैंने बताया यह आर्क हमारा जो है, हमारा आर्क AP और AQ बराबर है। हमने AQ आर्क उतना ही लिया है जितना AP लिया है, और हम जानते हैं कि इक्वल आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनता है वो इक्वल बनता है। तो दैट मीन्स हमारा एंगल हमारा AOP इज इक्वल टू हमारा एंगल हमारा क्या होगा, हमारा देखिए AOP इज इक्वल टू AO हमारा Q होगा, A हमारा O और Q होगा। कहीं कोई दिक्कत है? देखिए हमने क्या जाना, देखिए दो साइड्स हमारी बराबर हो गई, ये साइड और ये साइड, और साइड के बीच का एंगल भी बराबर हो गया। तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड, और इससे क्या हो गया, मैंने बताया ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ में आ रही है बात? कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ? मैंने बताया यह साइड इस साइड के बराबर हो गई, यह साइड कॉमन हो गई, और दोनों साइड के बीच का एंगल हमारा क्या हो गया, वो बराबर हो गया, इक्वल हो गया। तो मैंने बताया साइड एंगल साइड के द्वारा, हमने क्या बताया, साइड एंगल साइड के द्वारा ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाते हैं, दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो मैंने बताया जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम जानते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। मैंने बताया यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये देखिए जरा एक बात समझिए, ये हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर देख रहे हैं और इसका कोऑर्डिनेट हमारा 1 0 है, ठीक है, माने ये हॉरिजेंटल लाइन है, और ये हमारी क्या है, मैंने बताया एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर हो गए, यानी यह 90 डिग्री हो गया और यह 90 डिग्री हो गया ना, हो गया ना। देखिए मैंने बताया यह हमारी कॉमन है, ठीक है, और यह हमारा क्या है 90 डिग्री और 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या है, P का x कोऑर्डिनेट A है, राइट हैंड साइड है, तो Q का भी x कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, A ही होगा, ठीक है। मैंने बताया कहीं कोई डाउट है? दूसरी बात है, मैंने बताया P और Q अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैंने बताया यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस बराबर होगी, यहाँ ये डिस्टेंस B के बराबर है तो यहाँ ये डिस्टेंस -B के बराबर हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और यहाँ अगर ये प्लस है तो ये हमारा क्या हो जाएगी, इक्वल तो है, क्योंकि CPCT से ये और ये बराबर हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो कोऑर्डिनेट हमारा -B हो जाएगा। तो मैंने बताया अगर हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो CPCT से हमने क्या बताया, CPCT से मैंने बताया करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, माने ये साइड बराबर, एंगल बराबर, और इसका कोऑर्डिनेट हमारा लाइन का क्या है 1 0, माने अगर ये x एक्सिस को डिनोट करती है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो मैंने बताया P का कोऑर्डिनेट A है, तो P का कोऑर्डिनेट AB है, तो देखिए A इसको बताता है, ये डिस्टेंस हमारी Q का भी कोऑर्डिनेट हमारा x कोऑर्डिनेट A ही हो जाएगा, और ये B है हमारा, माने हमारा y कोऑर्डिनेट इसका B का है, ये -B हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? देखिए अगर हमने क्या कर लिया, अगर हमने Q का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अब साइन -x बराबर क्या होता है, साइन -x बराबर -B होगा। यहाँ देखिए क्योंकि मैंने बताया साइन -x बराबर हमारा क्या हो गया, -sin x हो गया। क्यों -sin x हो गया, यहाँ देखिए मैंने बताया साइन -x, माने हम ट्रिग्नोमेट्रिकल हम जो फंक्शन है वो -x पर, इस रियल नंबर पर डिफाइन कर रहे हैं, और साइन -x किसके बराबर होता है, मैंने बताया -B के बराबर होता है। देखिए ये बराबर माइनस, और B की वैल्यू हमारी क्या होती है, B की वैल्यू sin x, तो साइन -x इज इक्वल टू sin x। समझ में आ गई बात? अब देखिए हमारा cos -x की बात हम करते हैं तो हमारा cos और हमारा रियल नंबर कौन हो गया, -x, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं cos -x किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा, और A किसके बराबर है, cos x के बराबर है, ये हमारा
बताना cos x के बराबर है, तो cos माइनस एक्स ये हमारा cos x के बराबर होगा। आपको बात समझ में आई? देखिए ये हमारा माइनस है, ये प्लस हो गया। tan माइनस एक्स, देखिए मैंने बताया tan हमारा माइनस एक्स क्या होता है, मैंने बताया जब हम tan की बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, मैंने बताया tan की वैल्यू क्या होती है, माने हमारा sin x अपन cos x के बराबर होती है। मैंने बताया sin माइनस एक्स अपन cos माइनस एक्स के बराबर होगी, और sin माइनस एक्स हमारा किसके बराबर होता है, sin माइनस एक्स माइनस के बराबर होता है, माइनस हमारा sin x के बराबर होता है और cos माइनस एक्स cos x के बराबर होता है, तो बराबर माइनस tan x हो गया। आई बात समझ में? तो tan हमारा माइनस एक्स माइनस tan x के बराबर हो गया। ये बात समझ में आ रही है? देखिए जब हम बात करते हैं cot माइनस एक्स बराबर क्या होगा, cos माइनस एक्स अपन हमारा क्या है, sin माइनस एक्स। देखिए cos माइनस एक्स हमारा cos x के बराबर होगा और sin माइनस एक्स माइनस sin x बराबर हमारा माइनस cot x हो जाएगा। देखिए मैंने बताया cot माइनस एक्स माइनस cot x के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात? देखिए हमारा sec माइनस एक्स sec x के बराबर होगा, क्योंकि sec हमारा माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, मैंने बताया 1 अपन हमारा cos माइनस एक्स और cos माइनस एक्स हमारा cos x के बराबर होता है, 1 अपन cos x बराबर sec x हो गया। तो मैंने बताया sec x हमारा पॉजिटिव हो गया। समझ में आई बात? देखिए अगली बात हमारा cosec माइनस एक्स, तो देखिए cosec हमारा माइनस एक्स बराबर 1 अपन हमारा sin माइनस एक्स होगा ना, और sin माइनस एक्स हमारा किसके बराबर होता है, 1 अपन माइनस sin x हो गया, बराबर क्या हो गया, माइनस हमारा cosec x हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं मैंने लिखा है cosec माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारा माइनस cosec x होता है। समझ में आई बात? देखिए याद करने का तरीका, अपोजिट रियल नंबर आइडेंटिटीज़, ठीक है, साइन माइनस एक्स अपोजिट रियल नंबर आइडेंटिटीज़, ये देखिए इसका अपोजिट हमारा माइनस एक्स है, इसकी आइडेंटिटीज़ माने साइन माइनस एक्स किसके बराबर होगा, कॉस माइनस एक्स किसके बराबर होगा, टेन कॉट सेक माइनस हमारा किसके बराबर होगा। तो मैंने बताया अपोजिट रियल नंबर आइडेंटिटीज़ में केवल हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब हमारे निगेटिव होते हैं। मतलब साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर होगा, कॉस माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स के बराबर होगा, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स के बराबर होगा, कॉट माइनस एक्स हमारा माइनस कॉट एक्स के बराबर होगा, लेकिन सेक माइनस एक्स प्लस सेक एक्स के बराबर होगा, और कोसेक माइनस एक्स माइनस कोसेक एक्स के बराबर होगा। बहुत आसान, प्रूव करना भी बहुत आसान। देखिए जो मैथ्स होती है या जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली फार्मूला बेस्ड होती है, फार्मूले पर आधारित होती है, और फार्मूला जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे माने प्रूविंग के साथ, ठीक है, एप्लीकेशन में प्रूविंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन प्रूविंग से क्या होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं। आई बात समझ में? और बार बार लिख प्रैक्टिस करेंगे तो फिर प्रूविंग क्या हो जाती है, हमारे लिए आसान हो जाती है। समझ में आई बात? तो अब अगला जो चैप्टर हमारा होगा, वो हमारा अगला जो वीडियो होगा वो क्या होगा, इस दूसरे पार्ट पर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन की चर्चा जो है वो करेंगे। धन्यवाद।